नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं 8 मई के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी का संबंध मणिपुर हिंसा से है। मणिपुर के माहौल पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मणिपुर हाई कोर्ट ने वहां की सरकार को आदेश दिया था कि वो मैती समुदाय को एस्टेट स्टेटस देने के संबंध में एक अनुशंसा दे केंद्र को। इसे चुनौती देने वाली याचिका से लेकर राज्य में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी गठन करने तक इन सारी चीज़ों पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले 2 दिनों में राज्य से किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है और इसी के मद्देनज़र कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। वहीं याचिका दायर करने वालों का दावा है कि 7 मई की रात यानी बीती रात भी हिंसा हुई। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस से कहा कि वो संभल कर जिरह करें। कोर्ट का कहना था कि सुनवाई में कही गई कोई भी बात मणिपुर के माहौल को बिगाड़ने की वजह नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा 8 मई को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश पर भी टिप्पणी की। कहा कि हाईकोर्ट किसी समुदाय के लिए एसटी दर्जे की सिफारिश करने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता। इसकी शक्ति कोर्ट को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को है। सुनवाई के बाद आला अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को 10 दिन के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच से जुड़ी हुई है, या कहिए यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई है। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं। एफआईआर्स में आरोप है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियोस बनाए। अलग अलग एफआईआर्स हैं, सो मनीष ने इन सारी एफआईआर्स को साथ क्लब करने की अपील की थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने रासुका के तहत मनीष की हिरासत को खत्म करने की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज किया। हालांकि बेंच ने उसे हाईकोर्ट में अपील करने की मंजूरी दे दी है। अगली सुर्खी पे चलते हैं। आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 3 सिविल नागरिकों की मौत हो गई और एक नागरिक घायल हुआ है। जो पायलट थे इस जेट के, उन्होंने इजेक्ट कर लिया था, उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं विमान उड़ा रहे पायलट ने खुद को समय रहते इजेक्ट कर लिया था, इसीलिए उन्हें मामूली चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि MiG-21 जेट ने राजस्थान के सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी और यह हादसा एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ। दुर्घटना की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। MiG-21 के क्रैश होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार MiG-21 हादसों की खबरें आती रही हैं। जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास ऐसे ही एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और हादसे में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट्स की मृत्यु भी हुई थी। सेना और क्रैश के मामलों पर हमने एक खबर भी की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथी सुर्खी का संबंध सोनिया गांधी से है। पार्टी की सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की भारतीय जनता पार्टी ने। किस बात पर? एक बयान पर। क्या बयान? इसके लिए मामला आपको जानना पड़ेगा। दरअसल सोनिया गांधी ने कथित तौर पर 6 मई को हुबली में एक भाषण के दौरान कहा था कर्नाटक की संप्रभुता, इसका जिक्र आ गया। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया था, कांग्रेस पार्टी किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा नहीं बनने देगी। इसी ट्वीट को आधार बनाकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र संप्रभु हो सकता है। भारत एक संप्रभु देश है और कर्नाटक इसका एक गौरवमय हिस्सा भी। बकौल भाजपा, सोनिया गांधी का बयान भारत की अखंडता को भी नुकसान पहुंचाने वाला है और इस बयान पर तो कांग्रेस की मान्यता ही रद्द हो जानी चाहिए। भाजपा ने केंद्रीय चुनाव आयोग को सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। हालांकि मज़े की बात यह है कि सोनिया गांधी ने 6 मई को पूरे भाषण में संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जैसा हमने पहले बताया कांग्रेस के ट्वीट में यह शब्द मौजूद है और इसीलिए इतनी कलह हो रही है। अगली सुर्खी पे चलते हैं। फिल्म केरला स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन हो गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं सूबे की, अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि फिल्म किसी थिएटर में नहीं चलनी चाहिए। सीएम का कहना है कि उन्होंने ऐसा राज्य में शांति बहाल करने के मकसद से किया है। वो नहीं चाहती कि इस फिल्म की वजह से उनके राज्य में हेट क्राइम या वायलेंस की घटना हो, ये उनका पक्ष है। इससे पहले 7 मई को खबर आई थी कि तमिलनाडु के थिएटर एसोसिएशन ने खुद इस फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाना बंद कर दिया है। उनका भी तर्क यही था कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित चिंताओं की वजह से फैसला लिया गया।
एक तरफ ये फिल्म बैन हो रही है तो दूसरी तरफ इसे राज्यों में टैक्स फ्री भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री करने पर विचार चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि अगर मेकर्स उनसे रिक्वेस्ट करें तो यहाँ भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। पूरे विवाद के दौरान आपको ये बता दें कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे मिलाकर फिल्म ने 35 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। आखिरी सुर्खी पे आते हैं, ये सेबी से जुड़ी है। सेबी शॉर्ट सेलिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की जांच कर रही है। द हिंदू बिजनेस लाइन ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले और बाद में अडानी ग्रुप में हुई ट्रेडिंग के आधार पर राय बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग को लेकर ही एजेंसी बड़े खुलासे भी करेगी। इसके अलावा सेबी ने समीक्षा के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग और एफपीआई नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर भी अपनी राय बनाई है। ये जानकारी तब आई है जब हाल ही में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अडानी मामले की जांच के लिए 6 महीने का समय और मांग लिया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में कई जटिल पहलुओं की जांच होनी है जिसमें समय लग सकता है। ये थी आज की सुर्खियाँ। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।